जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल द एस्पायर एजुकेशन पे। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं महाराष्ट्र नर्सिंग सीईटी एग्जाम्स के कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे केमिस्ट्री के। लेट अस स्टार्ट। तो पहला क्वेश्चन क्या है? द स्टेटमेंट एटम इज इनडिविजिबल वाज प्रपोज्ड बाय द साइंटिस्ट डेल्टन, क्योंकि इन्होंने ही डेल्टन एटॉमिक थियरी दी थी और इनकी इस थियरी में क्या बताया था उन्होंने कि एटम इज द स्मॉलेस्ट इनडिविजिबल पार्टिकल विच टेक पार्ट्स इन अ केमिकल रिएक्शन। और भी बताए थे उन्होंने कि हम एटम को ना ही क्रिएट कर सकते हैं और ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। The Vijit Bharati station of All India Radio, Delhi, broadcast on a frequency of 1368 kilohertz. Calculate the wavelength of the electromagnetic radiations emitted by a transmitter. अब यहाँ इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? मुझे सबसे पहले तो दिया है कि फ्रीक्वेंसी दैट इज 1368 kilohertz. So the frequency is 1368 kilohertz, जिसको मैं हर्ट्स में कन्वर्ट करने के लिए क्या करूंगा? उसे लिखूंगा 1.368 इंटू इंटू 10⁻³ तो यहाँ पे मुझे सबसे पहले क्या दे दिया है? फ्रीक्वेंसी के बारे में दे दिया है। अगला मुझसे पूछा है कैलकुलेट द वेवलेंथ। अब यहाँ पर वेवलेंथ क्या है? कैलकुलेट द वेवलेंथ, वेवलेंथ का सिंबल क्या होगा? लैम्बडा। तो मतलब मुझसे पूछा हुआ है लैम्बडा के बारे में। अभी फ्रीक्वेंसी है, लैम्बडा है, तो मतलब यहाँ पर एक फॉर्मूला मैं डिराइव कर सकता हूँ कि लैम्बडा इज इक्वल्स टू सी अपॉन फ्रीक्वेंसी। अब यहाँ पर ये जो सी क्या है? सी इज बेसिकली अ स्पीड ऑफ लाइट, और लाइट की स्पीड कितनी है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब मैं इन सब के फॉर्मूले को सब्स्टिट्यूट करूंगा तो क्या मिलेगा मुझे? सी कितना है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड अपॉन फ्रीक्वेंसी कितनी है? 1.368 इंटू 10⁻³ हर्ट्स। अब यहाँ पर 3/1.368 को डिवाइड करना है इंटू, अब ये 10⁻³ ऊपर चला जाएगा, -3 बन जाएगा, तो यहाँ पर आंसर आ जाता है क्या? 10⁻5। अब मैं 3 को डिवाइड करने वाला हूँ 1.368 से, तो यहाँ पर मुझे वैल्यू कितनी आ जाती है? 0.0029192 इंटू 10⁻5। अब मैं इस 5 की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करूंगा तो मुझे क्या आंसर आता है? 1 2 3 4 5, यानी कि 219.2। ओके, तो मेरा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 219.3। क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 3 पीरियोडिक टेबल का क्वेश्चन है। यहाँ पर क्या बताया है कि कार्बन जो है इट बिलोंग्स टू सेकेंड पीरियड एंड 14th ग्रुप। वहीं सिलिकॉन also belongs to third period and 14th group। तो इसका मतलब अगर मैं देखूं तो मेरे 7 पीरियड्स होते हैं। अब यहाँ पर ग्रुप नंबर 14 में सेकेंड पे बैठा हुआ है कार्बन और थर्ड पीरियड पे है सिलिकॉन। तो अब यहाँ क्वेश्चन क्या पूछा है? इफ द एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन इज 6, अगर इसका एटॉमिक नंबर 6 है तो सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर कितना होगा? तो सिंपली हम लोग क्या करेंगे,
एक मैजिक नंबर है जिसे हम लोग याद करेंगे, और वो मैजिक नंबर है 2, 8, 8, 18, 18, 32। सेकेंड पीरियड से मुझे थर्ड पीरियड को कैलकुलेट करना है, तो मुझे ऐड करना होगा बाय 8। तो 6 + 8 आंसर मेरा आ जाता है 14। तो मेरा करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द लोएस्ट बॉइलिंग पॉइंट। अब इनमें से पूछा हुआ है कि बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम किसका है। तो उसके लिए एक बहुत ही सिंपल ट्रिक बता दो कि अगर कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो हम लोग रिलेट करते हैं कि बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर मास। मतलब जैसे जैसे मेरा मॉलिक्यूलर मास बढ़ेगा वैसे वैसे मेरा बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ेगा। और साथ ही साथ एक और पॉइंट हम लोग याद रख सकते हैं कि अगर इन केस कभी किसी भी कंपाउंड का मॉलिक्यूलर मास सेम हुआ तो हम लोग क्या देखते हैं कि बॉइलिंग पॉइंट इज इनवर्स ऑफ ब्रांचिंग। मतलब बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा जब ब्रांचिंग घटेगी। ठीक है, अब आते हैं मेरे ऑप्शंस पे। तो सबसे पहला ऑप्शन क्या है, 2 मिथाइल ब्यूटेन। तो 2 मिथाइल ब्यूटेन। अब 2 मिथाइल ब्यूटेन का स्ट्रक्चर कैसा होगा, तो इसका स्ट्रक्चर हम कैसे बनाते हैं, सबसे पहले तो हम लोग ब्यूटेन बना लेंगे जो कि 4 कार्बन का है, और सेकंड पोजीशन पर है मिथाइल ग्रुप, और इन सबको हाइड्रोजन से बैलेंस कर देते हैं। तो यहाँ पर कितने कार्बन है, 1, 2, 3, 4, 5 कार्बन है, और हाइड्रोजन कितने हैं, 3, 3, 6, 3, 9 और 3, 12, यानी कि C5H12। अब मुझे अगर इसका मॉलिक्यूलर मास निकालना होगा तो कितना आएगा, 12 इंटू 5 60 प्लस 1 इंटू 12 12, तो आंसर आएगा मेरा 72 ग्राम। अभी ऑप्शन नंबर बी कौन सा है, 2 मिथाइल प्रोपेन। अब 2 मिथाइल प्रोपेन का स्ट्रक्चर कैसा होगा, CH3 CH CH3 CH3, यानी कि यहाँ पर टोटल 4 कार्बन है और 10 हाइड्रोजन एटम है। तो 4 कार्बन है मतलब 12 इंटू 4 48 प्लस 10, आंसर विल बी 58 ग्राम। नेक्स्ट ऑप्शन नंबर सी, 2 डाइमिथाइल प्रोपेन। 2 डाइमिथाइल प्रोपेन, ये इस तरीके से मैंने 3 कार्बन बना दिए और सेकंड पोजीशन पर 2 मिथाइल ग्रुप अटैच कर दिए। तब यहाँ मैं देखूं तो कुल 5 कार्बन और 12 हाइड्रोजन नजर आएंगे। तो इसका फिर से मैं मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करूंगा तो इट विल बी 72 ग्राम्स। और चौथा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी कौन सा है, एन पेंटेन। ऑप्शन डी है एन पेंटेन। एन पेंटेन यानी कि C5H12, यहाँ कितना हो जाएगा, 60 प्लस 12 विल बी इक्वल्स टू 72 ग्राम। अब यहाँ देखा जाए तो 72 ग्राम, 58, 72 और 72 ऑप्शंस आए हैं। तो यानी कि 2 मिथाइल ब्यूटेन का मास कितना है, 72 ग्राम। 72 ग्राम। 2 मिथाइल प्रोपेन का है 58 ग्राम। सी ऑप्शन का 72 ग्राम और एन पेंटेन का भी 72 ग्राम। अब इनमें देखूं मैं तो मुझसे पूछा है लोएस्ट बॉइलिंग पॉइंट, तो लोएस्ट बॉइलिंग पॉइंट उसी का होगा जिसका मॉलिक्यूलर मास कम होगा, और इनमें से मॉलिक्यूलर मास किसका है, ऑप्शन नंबर बी का। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। अब
क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया हुआ है कि द राइज ऑफ अ लिक्विड इन अ कैपिलरी ट्यूब इज ड्यू टू। अब इसका रीजन है सरफेस टेंशन। द आंसर इज सरफेस टेंशन। अब इस चीज को हम लोग कैपिलरी एक्शन भी कहते हैं। इट इज ऑल्सो कॉल इट एज अ कैपिलरी एक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। अब यहाँ क्या दिया हुआ है कि इन अ प्रोसेस 701 joule of heat is absorbed by the system and 394 joule of work is done by the system. तो what is the change in the internal energy? तो यहाँ सबसे पहले तो मैं डेटा लिख लेता हूँ। मुझे क्या बोला है कि 701 जूल ऑफ हीट, यानी कि अगर हीट पूछा है तो मैं सिंपल सा उसका रिप्रेजेंटेशन होगा Q। Q इज इक्वल्स टू 701। अब 701, अब हीट के आगे प्लस लगेगा या माइनस, ये डिसाइड करता है क्या, ये स्टेटमेंट एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम। अब यहाँ बाय द सिस्टम लिखा हुआ है, मतलब हीट इज एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम, तो दैट मीन्स Q विल बी पॉजिटिव। Why Q is positive? Because heat is absorbed. Next, दूसरा बोला है 394 जूल ऑफ वर्क इज डन बाय द सिस्टम, यानी कि वर्क डन। तो W इज इक्वल्स टू 394। अब 394 बोला है और साथ में लिखा था वर्क इज डन बाय द सिस्टम, तो वर्क डन बाय द सिस्टम बोला है, मतलब यहाँ पर सिस्टम काम कर रहा है। तो सिस्टम काम कर रहा है तो अल्टीमेटली आगे वैल्यू क्या, साइन क्या लग जाएगा, माइनस। अब यहाँ पर मेरे पास Q है, मेरे पास W है, तो सिंपल सा है, मैं यहाँ यूज करने वाला हूँ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। अब फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या है कि डेल्टा U इज इक्वल्स टू Q प्लस W। अब यहाँ डेल्टा U क्या है, delta U is simply change in the internal energy। Q क्या है, heat। W क्या है, work done। अब मुझसे डेल्टा U पूछा हुआ है, तो डेल्टा U इज इक्वल्स टू Q प्लस W। Q की वैल्यू क्या है मेरे पास, इट इज प्लस 701 जूल और W है माइनस 394 जूल। तो मेरा आंसर क्या निकल कर आता है, इट वुड बी 307 जूल और साइन क्या होगी, पॉजिटिव की। तो यानी कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी विल बी 307 जूल। कमिंग बैक टू द ऑप्शंस, तो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, 307 जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन, a rapid change in the pH near the stoichiometric point of acid base titration। अब यहां बोला है रैपिड चेंज इन द पीएच। अब ये जो पीएच है ये बेसिकली रिलेट कर रहा है रेशियो ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ द कॉन्जुगेट एसिड एंड बेस विच फॉर्म्स द इंडिकेटर। तो मतलब यहाँ सिंपल सा अगर मैं देखूं तो एक बताओ कि एसिड इंडिकेटर्स जो होते हैं दे आर जनरली वीक एसिड। जो एसिड इंडिकेटर्स होते हैं दे आर जनरली वीक एसिड्स। अब यहाँ पर मैं डिसोसिएशन करता हूँ HLN का, तो HLN का जब मैं डिसोसिएशन करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, जब मैं HLN का डिसोसिएशन करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, H प्लस और Ln माइनस। अब इसका मैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालूं तो मुझे क्या निकल कर आएगा, K इज इक्वल्स टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन इंटू Ln माइनस अपॉन HLN और यहाँ पर आ जाएगा KLN।
अभी मुझे पता है कि डेल्टा एच का कॉन्सेंट्रेशन, अब यहाँ मैं इसको रीअरेंज करूंगा और लेकर आऊंगा डेल्टा एच का कॉन्सेंट्रेशन। तो डेल्टा एच का कॉन्सेंट्रेशन क्या आ जाएगा कि डेल्टा एच इज इक्वल्स टू के एल एन इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एच एल एन अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एल एन माइनस। अब यहाँ पर मैं क्या करूंगा, इस पूरे इक्वेशन को माइनस log टू द बेस 10 से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। जब मैंने मल्टीप्लाई किया तो मुझे क्या मिलेगा, माइनस log टू द बेस 10 कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन इज इक्वल्स टू माइनस log टू द बेस 10 के एल एन इंटू एच एल एन अपॉन एल एन माइनस। अब यहाँ पर ये जो माइनस log टू द बेस 10 कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन है, तो यहाँ से मुझे क्या मिल जाएगा, पीएच मिल जाएगा। क्योंकि पीएच क्या होता है, पीएच इज इक्वल्स टू माइनस log टू द बेस 10 कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन। अब चलते हैं दूसरी तरफ। दूसरी तरफ क्या करूंगा, मैं log को ओपन करूंगा। तो सबसे पहले जब मैंने log को ओपन किया तो मुझे क्या मिलेगा, माइनस log टू द बेस 10 के एल एन। अब ये इनटू है तो ये चला जाएगा प्लस में, और ये प्लस के साथ ऐड करके दे देगा मुझे माइनस log टू द बेस 10 कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एच एल एन। अब ये एल एन नीचे माइनस की तरफ है, तो जब ये ऊपर जाएगा तो माइनस बनेगा, लेकिन इस माइनस के साथ माइनस माइनस किया मैंने तो मुझे क्या मिल जाएगा, प्लस। तो log टू द बेस 10 कंसंट्रेशन ऑफ एल एन माइनस। अब यहाँ पर फिर से माइनस log टू द बेस 10 के एल एन, मुझे क्या मिल जाएगा, पी एच इज इक्वल्स टू पी के एल एन माइनस log to the concentration of HLN upon plus log to the base 10 concentration of Ln माइनस। अब यहाँ अगर देखा जाए तो ऑप्शन में मुझे क्या दिया हुआ था, Ln नेचुरल लॉग ऑफ Ln माइनस का कॉन्सेंट्रेशन अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एच एल एन इज इक्वल्स टू पी के एल एन माइनस पी एच। अब इनमें से करेक्ट ऑप्शंस कौन से होंगे, तो मैं क्या करूँगा, ये पी के एल एन को मैं इस तरफ ले लेता हूँ, तो मुझे क्या मिलेगा, पी एच माइनस पी के एल एन इज इक्वल्स टू, अब मैंने एल एन को आगे ले लिया, यानी कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एल एन को आगे ले लिया, माइनस log टू द बेस 10 कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एच एल एन। अब यहाँ पर ये माइनस में log है, तो अब ये डिवाइड हो जाएगा, तो इट विल बी log concentration of Ln minus upon एच एल एन। तो पी एच माइनस पी के एल एन इज इक्वल्स टू लॉग ऑफ एल एन माइनस अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एच एल एन। तो इनमें से करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा, एल एन माइनस। तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, जो इस इक्वेशन के साथ मैच करेगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। अब क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दिया हुआ है कि दो इक्वेशन दिए हैं और मुझे
उन दोनों से एक गिवन इक्वेशन को डिराइव करना है। तो इक्वेशन क्या दिया है? तो इक्वेशन 1 Mn plus 2 plus 2 इलेक्ट्रॉन विल गिव Mn, और ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। अब इक्वेशन नंबर 2 क्या है? 2 और ये पूरा ब्रैकेट है, तो मैं इस पूरे 2 को क्या करूंगा? मल्टीप्लाई करूंगा, तो मुझे क्या मिलेगा? 2 Mn plus 3 plus 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स 2 Mn plus 2। अब ये जो सेकंड वाला इक्वेशन है, अब ये जो थर्ड इक्वेशन जो कि मुझे गिवन है, मुझे ये इक्वेशन डिराइव करना है। तो अब मैं देखो तो मुझे डिराइव करने के लिए Mn plus 2 मिलेगा, लेकिन यहाँ एक ही है, बाकी का 2 यहाँ है। तो मैं क्या करूंगा? रिवर्स इक्वेशन नंबर 2। तो इसको रिवर्स करने पर क्या मिलेगा? 2 Mn plus 2 gives 2 Mn plus 3 plus 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो ये बन जाएगा मेरा इक्वेशन नंबर 3। अब यहाँ पर मुझे ई नॉट की जो वैल्यू मिली थी दैट वाज -1.18 V, और इक्वेशन 2 में मेरा ई नॉट का वैल्यू कितना था? +1.51। अब इस इक्वेशन को रिवर्स करने पर मुझे ई नॉट क्या निकल कर आ रहा है? -1.51 वोल्ट। अभी Mn plus 2 और +2 Mn, तो उसको मैं मिक्स ऐड ऑन करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा? 3 Mn plus 2 गिव्स 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन माइनस हो गए, तो मुझे क्या बचेगा? 2 Mn plus 3 plus Mn। अब इसका मुझे ई टोटल निकालना होगा। ई नॉट टोटल इज इक्वल्स टू, इसे मैं E1 ले लेता हूं और इसे मैं E2 ले लेता हूं। तो E01 प्लस E02 क्या आएगा? E01 में दिया हुआ है -1.18 प्लस -1.51, तो -1.18 -1.51, तो माइनस और माइनस क्या हो जाते हैं? ऐड हो जाएंगे। तो जब मैं इनको ऐड करूंगा तो मुझे वैल्यू कितनी निकल कर आएगी? -2.69 वोल्ट। तो ये रहा मेरा ई टोटल का वैल्यू, -2.69। अब ये आंसर इन दोनों से मैच कर रहा है। मुझे एक और चीज बताना है कि क्या ये रिएक्शन होगा या ये रिएक्शन नहीं होगा। तो ये रिएक्शन बेसिकली तो कोई भी रिएक्शन होने के लिए ई नॉट की जो वैल्यू है वो पॉजिटिव होनी चाहिए। अगर ई नॉट की वैल्यू पॉजिटिव होगा तभी रिएक्शन होगा, और अगर ई नॉट पॉजिटिव नहीं है यानी कि ई नॉट नेगेटिव आ रहा है, तो दैट मीन्स रिएक्शन विल नॉट अकर। तो यहाँ पे मुझे ई नॉट की वैल्यू किस में आई थी? माइनस में। तो मेरा करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट, नंबर 9, a deuterium nucleus of which the following combination of particle। अब ड्यूटेरियम दिया है, मतलब आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स है, कौन से? H11, D21 और T31। प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रीटियम। अभी H11 कहाँ है?
तो मतलब ये जो ऊपर है ये होता है मेरा क्या, एटॉमिक मास नंबर, और यहाँ पर जो नंबर लिखा होता है ये होता है एटॉमिक नंबर। तो बेसिकली हम लोग एटॉमिक नंबर कैलकुलेट कैसे करते हैं, इट इज कैलकुलेटेड बाय नंबर ऑफ प्रोटॉन, और जितना प्रोटॉन होता है उतना इलेक्ट्रॉन होता है। वहीं मास नंबर कैसे कैलकुलेट करते हैं, प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन से। तो अभी मुझे क्वेश्चन में पूछा है ड्यूटेरियम, तो ड्यूटेरियम है 21, तो यानी कि इसका एटॉमिक मास है 2 और इसका एटॉमिक नंबर है 1। तो अगर एटॉमिक नंबर 1 है तो इसका मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन भी 1 होगा, और अगर प्रोटॉन होगा तो इलेक्ट्रॉन भी 1 होगा। तो अभी 2 इज इक्वल्स टू P प्लस N, प्रोटॉन आया है 1 प्लस N, और N की वैल्यू 2 माइनस 1, इट विल बी 1। तो इस हिसाब से मैं कह सकता हूँ एक प्रोटॉन है, एक इलेक्ट्रॉन है और एक न्यूट्रॉन है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है, 1 प्रोटॉन एंड 1 न्यूट्रॉन, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। अभी क्वेश्चन नंबर 10 में क्या पूछा है कि इनमें से कौन सा एलिमेंट डायरेक्ट हाइड्राइड नहीं बनाता है जब मैं डाइहाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करूंगा तब। अभी इनमें से ये जो तीन हैं, ये तीनों के तीन जब हाइड्रोजन से रिएक्ट कराते हैं तो दे विल फॉर्म हाइड्राइड, बट जो हाइड्राइड नहीं बनाएगा वो है बेरिलियम। अब यहाँ पर बेरिलियम भी हाइड्राइड बनाएगा, लेकिन बेरिलियम H2 से रिएक्ट करके हाइड्राइड नहीं बनाएगा। बेरिलियम डाइहाइड्रोजन से डायरेक्टली रिएक्ट करके हाइड्राइड नहीं बनाएगा। तो इसका रिएक्शन कैसा होगा फिर, ये जो BeCl2 है, ये BeCl2 को हम लोग रिएक्ट कराएंगे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ। तो मतलब हम लोगों ने यहाँ पर क्या यूज किया है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। तो जब ये दोनों ऐड होंगे तो मुझे क्या मिलेगा, बेरिलियम हाइड्राइड प्लस LiCl प्लस AlCl3। तो यानी कि बेरिलियम हाइड्राइड के लिए मुझे इसका रिएक्शन कराना होगा किससे, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से। तो ऑप्शन नंबर है ए। क्वेश्चन नंबर 11, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग अल्काइल हैलाइड टू अल्कोहल। तो इसका मतलब क्या बोला हुआ है, अल्काइल हैलाइड से मुझे बनाना है अल्कोहल। खाली एक ही मेथड से हो सकता है और वो है सब्स्टिट्यूशन मेथड, जिसको हम लोगों ने SN1 और SN2 में भी देख रखा हुआ है। ओके, तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। रेस्ट अगर मैं और कोई ऑप्शंस देखूं तो यहाँ पर कोई और कंडीशन में अल्काइल हैलाइड्स अल्कोहल नहीं बन सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। अब क्वेश्चन 12 में क्या दिया है कि सोडियम प्रोपेनोएट को मैंने सोडियम हाइड्रोक्साइड और क्विक लाइम के साथ हीट किया तो मुझे कौन सा गैस मिलेगा। तो इसका रिएक्शन क्या है, सबसे पहले CH3 CH2 C डबल बॉन्ड ONA, और इसका रिएक्ट करा दिया है मैंने NaOH के साथ। तो जब इसका रिएक्शन कराया है इन प्रेजेंस ऑफ क्विक लाइम, जिसका फॉर्मूला क्या है CaO, जिसको हम लोग कैल्शियम ऑक्साइड भी कहते हैं। तो जब ये तीनों रिएक्ट करेंगे तो प्रोडक्ट क्या देगा, C2H6 प्लस Na2CO3। ओके, अभी यहाँ पर मैं देखूँ तो CO2 का ग्रुप भी यहाँ से रिमूव हो रहा है। तो क्या मैं कह सकता हूँ कि इट इज यूज फॉर द रिमूवल ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, रिमूवल ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, जिसको हम लोग बोलते हैं डी कार्बोक्सिलेशन। तो यहाँ पर क्या प्रोडक्ट बन रहा है, C2H6 यानी कि इथेन गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। अब यहाँ क्या बोला है, द एग्रीकल्चरल फील्ड
दैट प्रोड्यूस मैक्सिमम मीथेन गैस। अब किस एग्रीकल्चरल फील्ड में मैक्सिमम मीथेन गैस प्रोड्यूस होता है? तो पैडी फील्ड में। यहाँ पर क्या होता है, जो राइस होता है वो बेसिकली ग्रो होता है फ्लडेड फील्ड में, और फ्लडेड फील्ड में ग्रो होने की वजह से वहां पर हो जाता है एनारोबिक रेस्पिरेशन, मतलब वहां पर ऑक्सीजन नहीं पाया जाता है, लैक ऑफ ऑक्सीजन। और जब ऑक्सीजन लैक करेगा तो यहाँ क्या होगा, इट विल अलाउ द बैक्टीरिया टू प्रोड्यूस मीथेन गैस। बराबर, क्या करेगा ये एनारोबिक, इट विल अलाउ द बैक्टीरिया टू प्रोड्यूस द मीथेन गैस। तो यहाँ पर देखा जाए तो पैडी फील्ड करेक्ट आंसर है, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ इसी में हम लोगों को देखने मिलता है कि कैसे मीथेन गैस एटमॉस्फेयर में जाके मिक्स हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। अब क्वेश्चन 14 में क्या दिया हुआ है, एन आयोनिक कंपाउंड हैज अ यूनिट सेल कंसिस्टिंग 8 आयंस एट द कॉर्नर। अभी ये एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, और इस टाइप के क्वेश्चंस को हम लोग एग्जाम्स में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अब ये क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, बोला हुआ है कि एक क्रिस्टल ले लिया, अभी यहाँ क्या बोला है, 8 आयंस आर एट द कॉर्नर। तो कुल मिला के देखा जाए तो एक क्यूब के पास टोटल 8 कॉर्नर होते हैं, 4 ऊपर और 4 नीचे। अभी अगला बोला है बी आयंस ऑन द सेंटर ऑफ द फेसेस। अब ये रहे सेंटर ऑफ द फेसेस, यहाँ एक, यहाँ एक, यहाँ ये 4, ये ऊपर वाला फेस और ये नीचे वाला फेस। तो अगर देखा जाए जो ए आयंस है वो टोटल 8 है, और उनको हम लोगों ने मल्टीप्लाई किया है 1/8 से, तो कुल मिला के वो क्या बनेगा, खाली एक ही यूनिट सेल। और दूसरा है बी, बी कहाँ प्रेजेंट होता है, एट द सेंटर ऑफ द फेसेस। तो टोटल होते हैं 6 फेस, जिसको हम लोग डिवाइड करते हैं 1/2 से, तो मेरा आंसर आ जाता है 3। तो इस हिसाब से देखा जाए ए है 1 और बी है 3, तो क्या आंसर आएगा, ए बी 3। द करेक्ट ऑप्शन ही ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 15। The conductivity of 0.2 molar concentration of KCl at 298 Kelvin is 0.0248। एक, दूसरा दिया है कंसंट्रेशन, तीसरा पूछा है मोलार कंडक्टिविटी। तो कॉन्सेंट्रेशन कितना है, 0.2 मोलार। अगला दिया है कंडक्टिविटी। अब यहाँ पर कंडक्टिविटी यानी कि के 0.0248 साइमन सेंटीमीटर इनवर्स। और यहाँ क्वेश्चन में क्या पूछा है, मोलार कंडक्टिविटी। अभी यहाँ पर हम लोग एक फॉर्मूला यूज करने वाले हैं, जो कि लैम्बडा इज इक्वल्स टू 1000 K/C। अब यहाँ पर मेरे पास C भी दिया हुआ है, मेरे पास K भी है, और यहाँ से मैं बहुत सिंपल तरीके से सोल्यूशन निकालूंगा। तो 1000 इंटू K की वैल्यू कितनी है, 0.0248 साइमन सेंटीमीटर इनवर्स अपॉन C कितना, यानी कि कॉन्सेंट्रेशन कितना है, 0.2 मोलार। अब
मैं इस इक्वेशन को थोड़ा सा सॉल्व करके लिखता हूं। 10⁻³ इंटू 1 2 3 यानी कि 24.8 इंटू 10⁻³ अपॉन 0.2। अभी ये 10⁻³ से -3 गया, 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या आएगा 248/2 और इसको डिवाइड करेंगे तो क्या देगा 1 2 4। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है? ऑप्शन नंबर डी, इट इज 124। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। अब यहाँ पर क्या दिया हुआ है कि कोई तो सब्सटेंस ए लिया है, कोई तो सब्सटेंस ए लिया है जिसका हाफ लाइफ कितना है 5 डेज। ठीक है, जिसका हाफ लाइफ कितना है 5 डेज। अब अगला क्या दिया है, स्टार्टिंग विद 100 ग्राम ऑफ ए, तो इसका मतलब इनिशियली ए नॉट इज इक्वल्स टू 100 ग्राम, बराबर। अभी आगे मुझसे क्या पूछा है, स्टार्टिंग विद द 100 ग्राम ऑफ ए द अमाउंट लेफ्ट आफ्टर 15 डेज इज। अभी यहां पर मैं यूज करने वाला हूं ए एन इज इक्वल्स टू ए नॉट इंटू 1/2 का फॉर्मूला। जब भी ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो हम लोग ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। अभी यहाँ पर ए एन, या फिर मैं कह सकता हूं ए एन इज इक्वल्स टू ए नॉट इंटू 1/2n। अब यहाँ पर ये जो n है, ये n कैसे आएगा, ये n आएगा हम लोग जब टाइम को डिवाइड करेंगे हाफ लाइफ टाइम से, तो t अपॉन t 1/2। अब t कितना दिया हुआ है टोटल 100 ग्राम, नहीं अभी यहाँ पर t कितना दिया हुआ है 15 डेज, और टी हाफ कितना है 5 डेज, तो मेरा n का वैल्यू कितना आएगा 3। तो अभी यहाँ पर मैं n की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ, तो मुझे क्या देखने मिलेगा, ए एन इज इक्वल्स टू, अब ए नॉट कितना है 100 इंटू 1/2, n की वैल्यू आई है कितनी 3, तो 1/2⁻³ तो 1000, सॉरी 100 इंटू 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2, तो 2 डिवाइड बाय 150, 2 25, और फिर से 2 से डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा 12.5। तो देयरफॉर ए एन कितना है 12.5 ग्राम। करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 17। अब क्वेश्चन 17 में क्या दिया हुआ है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, तो चेक करते हैं। सबसे पहला क्या बोला है कि ड्यूरिंग द डिकम्पोजिशन ऑफ ऑक्साइड टू ऑक्सीजन एंड मेटल वेपर एंट्रोपी इंक्रीजेस। तो मतलब डिकम्पोजिशन ऑफ ऑक्साइड इनटू ऑक्सीजन, तो एंट्रोपी क्या होगा बढ़ेगा, बराबर। एंट्रोपी क्या होगा बढ़ेगा। तो जब ऑक्साइड का डिकम्पोजिशन हो रहा है ऑक्सीजन और मेटल वेपर में, तो एंट्रोपी इंक्रीज हो रही है क्योंकि वो गैस वाला प्रोडक्ट बना रहा है। और जब प्रोडक्ट गैस का होगा तो सिंपल सा चीज है कि वहां पर एंट्रोपी बढ़ेगी।
वहां पर एंट्रोपी इंक्रीज रहेगी। तो ये करेक्ट है ऑप्शन। ऑप्शन नंबर बी क्या है? डीकम्पोजिशन ऑफ ऑक्साइड इज अ एंडोथर्मिक चेंज। अभी डीकम्पोजिशन ऑफ ऑक्साइड बोला है तो मैं एग्जांपल के लिए ले लेता हूं। मेटल ऑक्साइड जो डिकम्पोज होगा तो क्या देगा? मेटल प्लस ऑक्सीजन। अब अगर मैं इसी को उल्टा देखूं तो मेटल प्लस ऑक्सीजन, तो मेटल प्लस ऑक्सीजन इज द रिवर्स ऑफ डिकम्पोजिशन। तो मेटल प्लस ऑक्सीजन बनेंगे। तो यानी कि अभी जो रिवर्स रिएक्शन है, यानी कि मेटल से ऑक्सीजन बनाने के लिए हम लोग एक्सोथर्मिक चेंज शो करेगा, बराबर। तो डिकम्पोजिशन ऑफ ऑक्साइड जो होगा दैट विल बी एंडोथर्मिक चेंज। अभी इन्हीं सब में डेल्टा जी को नेगेटिव अगर बनाना है तो टेम्परेचर कितना होना चाहिए? टी डेल्टा एस नॉट शुड बी ग्रेटर देन डेल्टा एच। तो हम लोग इसमें क्या देखते हैं कि इफ डेल्टा एच और डेल्टा एस दोनों ही पॉजिटिव हैं तो ये जो इक्वेशन बनेगा ये क्या होगा? करेक्ट होगा। तो अभी ए करेक्ट है, बी करेक्ट है, सी भी करेक्ट है, तो मेरा करेक्ट ऑप्शन ही होगा क्या? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18। ट्रांजिशन मेटल्स आर यूजुअली कलर्ड, यानी कि यहाँ बोला है कि जो डी ब्लॉक में एलिमेंट्स होते हैं वो ज्यादातर कैसे होते हैं? कलर्ड होते हैं। और उनके कलर्ड होने का 4 रीजंस था, जिनमें से एक था डी ट्रांजिशन। तो मेरा करेक्ट ऑप्शन है क्या? विद इन द डी ऑर्बिटल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19। विच ऑफ द न्यूमैन्स प्रोजेक्शन फॉर्मूला इज करेक्ट? तो सबसे पहले एक एक पॉइंट वाइज शुरू करते हैं। ए एंड बी आर एनेंटियोमर, तो ये रहा ए, ये रहा बी। अब बेसिकली पहले तो ये पता होना चाहिए कि एनेंटियोमर बोलते किसे हैं। एनेंटियोमर होता है मिरर इमेज शो करना, बट दे आर नॉन सुपर इम्पोजेबल। एनेंटियोमर क्या होंगे? दे आर मिरर इमेज बट दे आर नॉन सुपर इम्पोजेबल। तो यानी कि ए और बी एक दूसरे के मिरर इमेज नहीं है। ए और सी आइडेंटिकल है, ए और सी आइडेंटिकल भी नहीं है। ऑप्शन डी, बी एंड सी आर एनेंटियोमर, बी और सी करेक्ट है। तो करेक्ट ऑप्शन होगा एनेंटियोमर, क्योंकि यहाँ पर सी एल इस साइड है और उसका मिरर इमेज निकालेंगे तो सी एल राइट हैंड साइड है। तो द ऑप्शन इज सी। Last question. Which substance is produced when alcohol is added with the petrol and it is used as a phenol? तो इसका रिएक्शन कैसा होगा? C2H5OH जो कि क्या है? इथेनॉल। इथेनॉल को मैंने रिएक्ट करा ऑक्सीजन से तो मुझे क्या मिलेगा? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर प्लस हीट। तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी। तो आज की इस वीडियो में हम लोगों ने देखा प्रैक्टिस पेपर 1 के 20 क्वेश्चंस हमने देखे। ठीक है, आज की इस वीडियो में हमने सॉल्व किया है नर्सिंग के कुल 20 क्वेश्चंस को हम लोगों ने प्रैक्टिस किया है। इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल द एस्पायर एजुकेशन। थैंक यू।